बारिश से भीग रही एक रात में एक शख्स अपनी खाट पर उलट पलट रहा था। नींद को सो दूर थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला जो मोमेंट रावण के सामने आया था, उसकी हालत भी वैसी ही थी। ये किसी रविवार की रात थी और अगली सुबह रवि देवता सूरज के दो रूप उगाने वाले थे। महाभारत सरीखा समय सब देखते हुए गुजर रहा था और गुजरते हुए जाकर टिका 5:30 पर। पिछली रात जागा शख्स अब रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। उसकी निगाहें दूर पटल पर स्थित एक बिंदु पर अटकी हुई थी। ठीक उसी पल में उस बिंदु ने आकार लेना शुरू किया और देखते देखते बिंदु एक विशाल वृत्त में बदल गया। महाविनाश साक्षात सामने था, मानो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हों। अर्जुन को भगवान ने गीता सिखाई थी। उसी गीता का एक श्लोक उस शख्स के होंठों पर था। कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ संसारों का नाश करने वाला। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज आपको सुनाएंगे कहानी एटॉमिक बॉम्ब की। कैसे हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, कैसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के एक खत से इस परीक्षण की नींव पड़ी, जिस वैज्ञानिक की बदौलत परमाणु परीक्षण संभव हुआ, क्यों अमेरिका ने उसे गद्दार घोषित कर दिया, जानेंगे ये सब आज के एपिसोड में। दुनिया का पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया, लेकिन इस बम का विचार शुरू हुआ नाजी जर्मनी को ध्यान में रखकर। परमाणु बम को बनाया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, इतना आप लोग जानते ही हैं। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले डॉक्टर एडवर्ड टेलर एक इंटरव्यू में कहते हैं, आज लोगों को एहसास नहीं, लेकिन हिटलर दुनिया जीतने से बस बाल बराबर दूर था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि जिस बम ने इस युद्ध को खत्म किया, उसे बनाने के विचार की शुरुआत 1938 में ही हो गई थी। उस साल जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने यूरेनियम एटम को उसके अवयवों में तोड़ डाला। इस खबर ने जर्मनी के सारे वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि E=mc² के हिसाब से ऐसी रिएक्शन अपने पीछे बहुत सारी ऊर्जा पैदा कर सकती थी। 1939 में जैसे युद्ध शुरू हुआ, सबके दिमाग में एक ही विचार कौंधा कि इस खोज का इस्तेमाल अब जरूर बम बनाने में किया जाएगा। हालांकि ये बस अभी थ्योरी तक सीमित थी ये बात। जर्मन वैज्ञानिक लियो ज़िलार्ड थ्योरी के प्रैक्टिकल में तब्दील होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने सीधे यूएस का रुख किया। ज़िलार्ड अमेरिकी सरकार को इस खतरे के प्रति आगाह करना चाहते थे, लेकिन इस काम के लिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसी आवाज़ की जिसमें वजन हो। उन्होंने दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक से मदद मांगी उस जमाने के। ज़िलार्ड अल्बर्ट आइंस्टीन से मिले और उन्हें सरकार से बात करने के लिए मनाया। आइंस्टीन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम एक खत लिखा और उन्हें आगाह किया कि हिटलर के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में जुट गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ये बम अमेरिका पहले बनाए। उनका एक प्रतिनिधि रूजवेल्ट से मिला भी। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए रूजवेल्ट तुरंत हरकत में आए और उन्होंने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दिया। इस प्रोजेक्ट को हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इसका नाम था मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट। आगे सवाल था, इस प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा। इस काम की जिम्मेदारी मिली आर्मी कोर के एक जनरल लेस्ली ग्रोव्स को। ग्रोव्स प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटे। इस बीच अक्टूबर 1942 में अमेरिका के ही शिकागो शहर में फुटबॉल फील्ड के नीचे बने तहखाने में एक बड़ी खोज हुई। वैज्ञानिक एनरिको फर्मी लैब में एक परमाणु चेन रिएक्शन करने में सफल रहे। विश्व युद्ध अधर में था। जर्मनी दिन पर दिन बढ़त बनाता जा रहा था और जापान ने भी यूएस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। जरूरी था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाया जाए। इस काम को अंजाम दिया जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, वो शख्स जो आगे जाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मुख्य चेहरा बनने वाला था। ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाया गया। प्रोजेक्ट वाई इस पूरे मिशन का साइंटिफिक आर्म था, जिसके तहत बम को डिजाइन किया जाना था। ओपेनहाइमर एक पेचीदा शख्सियत के व्यक्ति थे, जीनियस इंसान थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में प्रैक्टिकल से उनको डर लगता था। कॉलेज में जब एक बार उन्होंने अपने प्रोफेसर को जहर देने की कोशिश भी की थी। एक प्रेमिका थी जिसने उन्हें कम्युनिस्ट विचारों से रूबरू कराया था। गीता पढ़ते थे, साहित्य में रुचि थी, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार में अक्खर थे थोड़े। इसके बावजूद जब उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने बाकी सभी चीज़ों को किनारे रखते हुए अपना पूरा ध्यान प्रोजेक्ट पर ही लगाया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर 3 साल तक काम चला। 1942 से 1945 तक ये काम हुआ और दुनिया में सरकारी खर्चे पर शुरू हुआ। ये पहला साइंस प्रोजेक्ट था जिसे कई सालों तक चलाया जाना था। कई सालों में कई मुश्किलें भी आईं। काम पूरी गोपनीयता से होना था। प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी और इसी दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों को जर्मनी से होड़ बनाए रखनी थी।
जो पहले सफल होता दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती। दुनिया भर के महान वैज्ञानिकों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया। इसमें ओपेनहाइमर, लियो शिलार्ड, एनरिको फर्मी का नाम आपने सुन लिया। इनके अलावा नील बोह्र, रिचर्ड फाइनमैन, क्लाउस फुक्स जैसे और कुछ दिग्गज वैज्ञानिक भी थे जिनके नाम लिए जाते। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान कुछ दिलचस्प वाकये भी हुए। एक किस्सा वो है जब प्रोजेक्ट के लिए 14,000 टन चांदी का लोन लिया गया। लोन की रिक्वेस्ट पहुंची यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास। चूंकि प्रोजेक्ट पूरी तरह सरकार से फंडेड था, इसलिए ट्रेजरी ने सवाल उठाया कि ये रकम क्यों चाहिए आपको। असली बात थी कि ये चांदी पैसे के तौर पर नहीं, परीक्षण के लिए धातु के तौर पर इस्तेमाल की जानी थी। लेकिन चूंकि पूरा मामला गुप्त था, इसलिए बात ट्रेजरी के अधिकारियों को बताई नहीं जा सकती थी। फिर भी किसी तरह ये लोन सैंक्शन किया गया। लोन हासिल करने की जिम्मेदारी कर्नल केनेथ निकल्स को मिली थी। निकल्स जाकर ट्रेजरी के उप सचिव डैनियल बेल से मिले। बेल बुजुर्ग व्यक्ति थे जबकि निकल्स उनसे कम उम्र वाले थे। निकल्स जब मिलने गए, बेल ने उनसे पूछा कि आपको कितनी रकम चाहिए। निकल्स ने जवाब दिया 600 टन चांदी। इस पर बेल ने कहा कि ट्रॉय आउंस में बताओ। यहाँ पर ये जान लीजिए कि ट्रॉय आउंस बहुमूल्य रत्नों के भार का एक मीट्रिक होता है। एक ट्रॉय आउंस 31.1 ग्राम के बराबर होता है। जैसे अपने यहाँ तोला चलता है बहुमूल्य रत्नों का वजन लेने के लिए या जो कम भारी वस्तु होती हैं उनके वजन के लिए, वैसे ही वहाँ पे ट्रॉय आउंस का मामला है। बहरहाल आगे किस्सा सुनिए आप। बेल के सवाल पर निकल्स ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कितने ट्रॉय आउंस, मुझे बस 600 टन चांदी चाहिए। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ट्रॉय आउंस हो या टन, चांदी तो आप उतनी ही देंगे। ये सुनकर बेल ने निकल्स से कहा कि नौजवान, तुम्हारे लिए टन हो सकता है लेकिन ट्रेजरी में गिनने वाले लोगों को सिर्फ ट्रॉय आउंस ही समझ आता है। अंत में केनेथ निकल्स को अपनी जरूरत की चांदी मिली। चूंकि ये लोन था इसलिए इसे वापस करना पड़ा। वापसी में पूरे 25 साल लगे। इन सालों में परीक्षण के लिए चांदी इस्तेमाल हुई, लेकिन जितनी लोन ली थी उसके 1% हिस्से से भी कम। 14,000 टन में से महज 300 किलो इस्तेमाल हुई। यह किस्सा कर्नल केनेथ निकल्स की रोड टू ट्रिनिटी में दर्ज है। ट्रिनिटी परमाणु बम के परीक्षण का कोड नेम था। 16 जुलाई 1945 को यह परीक्षण किया गया और इस काम के लिए अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के लॉस अलमोस शहर से 330 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक जगह को चुना गया जिसका स्पेनिश भाषा में नाम था जोनाडा डेल मुएर्तो, या हिंदी में कहें तो मौत का सफर। 12 जुलाई को बम का प्लूटोनियम कोर साइट पर लगाया गया। 15 तारीख तक बम को पूरी तरह असेंबल कर एक 100 फुट ऊंचे टार पर रखा गया। टेस्ट का समय 16 तारीख की सुबह 4 बजे नियत था, लेकिन 15 तारीख की रात जोरदार बारिश हो गई, इसलिए टेस्ट का समय आगे बढ़ाकर 5:30 किया गया। टेस्ट की जगह से 20 किलोमीटर दूर 3 बंकर भी थे ताकि टेस्ट का निरीक्षण किया जा सके। जब निरीक्षण का वक्त आया, सब कुछ तैयार था, बम तैयार था, वैज्ञानिक भी तैयार थे, लेकिन फिर भी कोई ठीक नहीं बता सकता था कि आगे क्या होगा। थियोरेटिकल गणना में एक संभावना ये भी बनती थी कि टेस्ट की चेन रिएक्शन कभी रुके ही नहीं और वो पूरे वातावरण को भस्म कर डाले, पूरी पृथ्वी को। टेस्ट से कुछ महीने पहले वैज्ञानिकों ने इस बात पर खूब माथापच्ची की। लेस्ली ग्रोव्स ने ओपेनहाइमर से कहा कि अगर 2.5 करोड़ में एक भी संभावना ऐसी है कि इस टेस्ट से दुनिया नष्ट हो सकती है तो टेस्ट मत करो। ओपेनहाइमर ने उन्हें जवाब दिया कि ऐसा होने की संभावना लगभग 0 है। ओपेनहाइमर हालांकि टेस्ट के सफल होने को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थे। टेस्ट से कुछ मिनट्स पहले उन्होंने अपने एक साथी से शर्त लगाई। शर्त के अनुसार अगर टेस्ट सफल होता तो ओपेनहाइमर उसे $10 देते, जबकि असफल होने की सूरत में उस बेचारों को अपनी 1 महीने की तनख्वाह ओपेनहाइमर को देनी पड़ती। शर्तें और भी लग रही थी। एनरिको फर्मी सबसे ये शर्त लगा रहे थे कि ये बस न्यू मैक्सिको शहर को नष्ट करेगा, अमेरिका को या पूरी दुनिया को, मतलब कितने नुकसान होगा उस पर शर्त लग रही है। ठीक 5:30 पर काउंटडाउन शुरू हुआ। गिनती 10 से शुरू हुई और जब 1 पर पहुंची, इंसान दुनिया तबाह करने की ताकत हासिल कर चुका था। मशरूम के आकार का एक गुब्बारा आसमान में ऊंचा उठा और दुनिया की सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीरों में से एक में तब्दील भी हुआ। टेस्ट के पहले 0.11 सेकंड की तस्वीरें आप स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं। इस परमाणु परीक्षण से 21 किलोटन विस्फोटक के बराबर ऊर्जा पैदा हुई। किलोटन यानी 21,000 टन। बेहतर समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आसमान में 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर आकार का एक आग का गोला है जिसके 15 किलोमीटर के इलाके में जो कुछ भी आया राख हो गया। इस विस्फोट का असर मीलों दूर तक हुआ, लेकिन सरकार ने परमाणु परीक्षण की बात लोगों से छुपा कर रखी। फिर भी एक शख्स था जिसने इत्तेफाक से इस परीक्षण का पता लगा लिया था। कौन था ये शख्स? इसी से जुड़ा सुनिए एक और दिलचस्प किस्सा। जिस दिन लॉस अलमोस में परीक्षण हुआ, उसके अगले ही रोज वहां से 3000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क की एक कंपनी के दफ्तर में ग्राहकों का तांता लगा हुआ था।
कंपनी का नाम था ईस्टमैन कोडेक, जो कैमरे की फिल्म बनाती थी। ग्राहकों ने कंपनी से आकर शिकायत की कि उनकी सारी फिल्म्स खराब निकल रही हैं, उसमें धब्बे लगे हुए हैं। कोडेक ने जेम्स वेब नाम के एक वैज्ञानिक को कारण पता लगाने का जिम्मा सौंपा। जेम्स वेब तहकीकात करने पहुंचे इंडियाना राज्य की एक फैक्ट्री तक। इस फैक्ट्री में कार्डबोर्ड के वो डिब्बे बनाए जाते थे जिनमें कैमरा फिल्म्स को स्टोर किया जाता था। टेस्टिंग से पता चला कि इन कार्डबोर्ड से निकले रेडिएशन से फिल्म खराब हो रही थी। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन तब रेडिएशन का कारण रेडियम हुआ करता था। इस बार कारण रेडियम नहीं था। वेब ने लैब टेस्टिंग से पता लगाया कि ये रेडिएशन एकदम नए प्रकार का था, लेकिन ये रेडिएशन आया कहां से, ये सवाल अब भी वेब के सामने बना रहा। काफी खोज के बाद वेब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये रेडिएशन हवा के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचा था। इस बात को हालांकि वेब ने कई साल तक छुपा कर रखा। साल 1949 में कंपनी को भेजी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कोडेक की फिल्म न्यूक्लियर टेस्ट के चलते खराब हुई थी। कंपनी इसके बाद सरकार के पास पहुंची, दोनों के बीच समझौता हुआ, जो आगे भी टेस्ट होगा उसका स्केड्यूल कंपनी को पहले दे दिया जाएगा। ये रजामंदी बनी ताकि वो अपना प्रोडक्ट बचा सकें। बदले में कंपनी ने वादा किया कि वो इस राज को राज रखेगी। ट्रिनिटी परीक्षण के बाद क्या हुआ कमोबेश हम सब जानते हैं। अगस्त 1945 में यूएस ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया, बाद में नागासाकी में भी किया। अमेरिका युद्ध जीतने की ओर अग्रसर था, इसलिए परमाणु हमला एग्जैक्टली क्यों किया गया इसको लेकर अभी भी काफी विवाद है, खासकर इस बात पर कि हिरोशिमा पर हमला तो आपने कर दिया था, नागासाकी पर हमले की क्या जरूरत थी? जब डेमो आपको देना था तो आप दे चुके थे। ओपेनहाइमर खुद नागासाकी पर हमले से काफी दुखी थे। नागासाकी पर हमले के बाद ओपेनहाइमर जाकर राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन से मिले और उनसे आग्रह किया कि परमाणु हथियारों को आगे युद्ध में इस्तेमाल न करें। ओपेनहाइमर ने ट्रूमन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। ट्रूमन ने जवाब दिया, खून मेरे हाथों पर भी लगा है, इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दो। ओपेनहाइमर न्यूक्लियर प्रोग्राम से फिर अलग हो गए और बाद में उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने का भी विरोध ही किया। इसका नतीजा हुआ कि सरकार ने उनके खिलाफ फाइल्स खोल दी। कम्युनिस्ट पार्टी से उनके पुराने रिश्तों का हवाला देकर उनका सीक्रेट क्लियरेंस भी छीना गया। ओपेनहाइमर नेपथ्य में चले गए। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में रहकर बिताए। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने न्यूक्लियर बम का हिस्सा बनाकर कोई गलती नहीं की, उन्होंने एक ही जवाब दिया, विज्ञान यही सीखने का नाम है कि कैसे एक गलती बार बार न की जाए। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड समाप्त करते हैं, जिसे कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दिल लंडा।